वेलकम बैक माय फ्रेंड। हम लोग कार्य, ऊर्जा और सामर्थ्य चैप्टर पढ़ रहे हैं। इसी क्रम में आगे अब आज का जो टॉपिक है हमारा, ये है संरक्षी और असंरक्षी बल। इंग्लिश में कहें तो कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। फिलहाल अभी हम संरक्षी बल को बताने वाले हैं, यानी कि कंजर्वेटिव फोर्स। तो हेडिंग डालें संरक्षी बल, इंग्लिश में डाल दें कंजर्वेटिव फोर्स। देखिए संरक्षी बल क्या होते हैं। संरक्षी शब्द संरक्षण से बना, कैसे बना है? संरक्षण का वैसे मतलब होता है ना कोई चीज नुकसान हो सके ना कुछ लाभ हो, जैसा है वैसा बना रहे, ये इसका भावार्थ है। अब संरक्षी बल होते क्या है, मैं इस पर थोड़ा चर्चा करता हूं। देखिए ऐसे कोई बल जिनके द्वारा वस्तु को विस्थापित करने पर, मान लो एक जगह से दूसरी जगह तक ताकत लगा के ले गो बल लगा के, तो जो किया गया कार्य है वो मार्ग पर निर्भर न करे। किस पर निर्भर करे? केवल प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु पर। तो ऐसे बल संरक्षी बल होंगे। जैसे मैं एक चित्र से समझाना चाहता हूं। मान लीजिए हमारे पास कोई वस्तु बिंदु ए पर रखी है और हम बल लगा करके इसको इस रास्ते से बिंदु बी पर ले गए। ये हमारा रास्ता नंबर 1 है मान लो। वही वस्तु दोबारा से बल लगा के हम ले गए वहीं, लेकिन रास्ता बदल दिया। फिर हम तीसरे रास्ते से ले गए वहीं, बताओ देखो जगह प्रारंभिक वही है और अंतिम भी वही है, मार्ग बदले हुए हैं। अगर ऐसी स्थिति में तीनों मार्गों में बराबर कार्य किया गया हो, देखो पहले मार्ग से कार्य, दूसरे मार्ग से कार्य और तीसरे मार्ग से किया गया कार्य अगर बराबर आया है, तो जो बल प्रयोग किया गया होगा यहां पर विस्थापन के लिए, वो बल कैसा होगा? संरक्षी बल कहलाएगा। एक और उदाहरण समझ लो, ये तो ऐसे बना दिया। जैसे मान लो कोई वस्तु हमारी यहां पड़ी है जमीन में, देखो अर्थ पर, और इसको h ऊंचाई पर हम ले गए। कहां ले गए? तो कुछ कार्य करना पड़ेगा कि नहीं, बताओ? इतनी ऊंचाई पर ले जाने का एक और रास्ता है। देखो हम डायरेक्ट ना उठाएं, ऐसे कोई स्लोप बना दे, देखो एच ऊंचाई का, देखो, और इस पे चढ़ा के लुढ़का के ऊपर ले जाओ, देखो तो ऊंचाई तो उतनी थी कि तुमने। अगर इसमें जो कार्य किया जाए वही कार्य इसमें हो बराबर मात्रा में। यही एक तरीका और है, इतनी ऊंचाई ले जाने का एक और तरीका है, सीढ़ियों से चढ़ा दो धीरे धीरे। देखो सीढ़ियां बना के उतनी ऊंचाई पर ले जाओ, देखो कोई चीज, यानी प्रारंभिक स्थिति ग्राउंड था, अंतिम स्थिति एच ऊंचाई है। देखो मार्ग बदले मैंने। अगर तीनों बार रास्ता बदलने के बावजूद किया गया कार्य बराबर आ जाए, तो जो बल प्रयोग किया गया वो कैसा है? संरक्षी बल है। वो रास्ते पर निर्भर नहीं कर रहा है, ठीक है। जबकि असंरक्षी बल मार्ग पर निर्भर करता है। प्रारंभिक अंतिम बिंदु पे तो करेगा ही करेगा, मार्ग पर भी निर्भर। अगर रास्ता बदलोगे तो कार्य बदल जाएगा। जैसे ऐसा समझ लो, मैं इसको भी समझा देता हूं। एक सड़क है, देखो ध्यान देना, एक बढ़िया डामर रोड हाईवे वाला है, देखो 2 किलोमीटर का, और तुम साइकिल चला के इससे ए से बी तक गए हो। पहला रास्ता ये हो गया, रास्ता नंबर 1। दूसरा मार्ग थोड़ा पानी यानी कीचड़ ईचड़ पड़ा हुआ, मतलब गंदा संदा रास्ता है, ये मार्ग नंबर 2 है। एक मार्ग और खतरनाक है, इसमें बजरी पड़ी, मोरंग। क्या पड़ी है? मोरंग, बालू, बजरी, मतलब बहुत 1-1, 2-2 फुट तक पड़ी है। मतलब अब दूरी तुम्हें देखो 2 किलोमीटर तय करनी है, साइकिल से जा रहे हो तुम, तुम्हें मार्ग 3 पता है। तुम बताओ सबसे ज्यादा कार्य किस मार्ग पे करना होगा? बजरी वाले करना पड़ेगा। क्यों ज्यादा करना पड़ा? क्योंकि घर्षण ज्यादा काम कर रहा है। बोलो, यहां घर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ा तुम्हें कि नहीं? तो जो घर्षण बल है वो संरक्षी बल नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके द्वारा किया गया कार्य या उसके विपरीत में किया गया कार्य मार्ग पर निर्भर कर रहा कि नहीं कर रहा? बताओ। रास्ते पर जहां घर्षण कम हो, चिकना मार्ग हो, आसानी से ले जाओगे कि नहीं? बताओ। तो घर्षण बल असंरक्षी बल है। कैसा? ध्यान रखना, यहां मार्ग पर डिपेंड करता है कार्य। और जो गुरुत्वीय बल होते हैं, वैद्युत बल होते हैं, वो होते हैं संरक्षी बल। आप और साधारण उदाहरण बताते हैं। गुरुदेव से अगर चुन्नीगंज जाना हो तो 2 रास्ते हैं,
एक कंपनी बाग होकर जाता है रास्ता, एक रावतपुर होकर जाता है, दो रास्ते हैं। अगर किराया बराबर हो तो हम कहेंगे संरक्षी है, और अगर कोई किराया ज्यादा हो किसी रास्ते से तो वो क्या है, असंरक्षी। समान किराया तो जो टेम्पो मिल जाए पहले उसमें बैठ जाओ, हर आदमी सोचेगा चाइनीज में बैठ लो। अगर किराया में अंतर है तो आदमी सोचेगा जिसमें कम किराया उससे जाए, है ना। बस वही स्थिति यहां पर है। तो चलो फिलहाल परिभाषा लिखते हैं संरक्षी बल की। लिखिए, जब किसी बल द्वारा, जब किसी बल द्वारा एक वस्तु को बिंदु ए से बिंदु बी तक विस्थापित करने में किया गया कार्य मार्ग पर निर्भर ना करके केवल प्रारंभिक व अंतिम बिंदु पर निर्भर करे, बिंदु पर निर्भर करे तो लगाया गया बल संरक्षी बल होगा। इसके उदाहरण लिख लो, कौन कौन से बल संरक्षी होते हैं उनका उदाहरण लिख लो। गुरुत्वीय बल, वैद्युत बल, आदि। ये नोट कर लो, फिर आगे हम बताते हैं। तो देखिए, जो गुरुत्वीय बल है वो संरक्षी बल है, इसको हम सिद्ध भी कर सकते हैं। देखो हम प्रूफ करने जा रहे हैं, हेडिंग डालते हैं आप, सिद्ध कीजिए कि गुरुत्वीय बल संरक्षी बल होता है। प्रूव दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। चलो देखते हैं कैसे प्रूविंग आएगी, समझना जरा। मैंने अभी कहा था ये ग्राउंड लेवल है, ये कौन सा लेवल है, ग्राउंड यानी जमीन है। ग्राउंड लेवल से अगर किसी वस्तु को एक बॉल वगैरह, मान लो तुम कोई गेंद है, ये यहां से सीधा उठा के ले जाओ या ऊंचाई पर, देखो कितनी ऊंचाई पर ले गए हम इसको। तो किया गया कार्य अगर हमें ज्ञात करना है, मान लो फर्स्ट पोजीशन की बात कर रहा हूं, तो देखो सीधे गुरुत्व के अधीन ले गए हो ना, तो आप कहोगे कार्य जो होगा बल गुणा विस्थापन होगा। अच्छा, जो गुरुत्व के अधीन बल होता है वो तो गुरुत्वीय बल होता है, और उसको क्या कहते हैं, mg। और विस्थापन कितना किया तुमने, h। तो h ऊंचाई तक ले जाने में किए गए कार्य का मान निकल आया, कितना निकला, ये एक रास्ता अपनाया हमने। अब हम रास्ता बदल के दूसरा ले रहे हैं। देखो हमने क्या किया, इसी मार्ग को ऐसे बना दिया, देखो इस तरह तिरछा। ऊंचाई उतनी करनी तुम्हें तय, ग्राउंड से h ऊंचाई पे ले जाना वस्तु को। इस बार इसके ऊपर लुढ़का के ले गए हो तुम, मान लो लुढ़का के ले गए हो ऐसे, ये गेंद ऐसे चढ़ा रहे हैं आप h ऊंचाई पे, और ये दूरी तिरछी वाली जो है वो s दूरी है, मान लो कितनी है। तो देखो mg नीचे की तरफ काम करता है कि नहीं करता, जानते हैं बात। और ये वाला कोण कोई थीटा मान लो, तो यहाँ ये प्रतिक्रिया बल R होगा, पीछे पढ़ा चुका हूं मैं आपको घर्षण वगैरह में, ऐसे चित्र बनवाए थे। इसका अगर ये थीटा तो ये भी थीटा होता है, इस तरफ होता है mg cos थीटा और इस तरफ होता है mg sin थीटा। तुम्हारा जो बल हो रहा है, जो घसीट रहा है, वो mg sin थीटा के अगेंस्ट ऊपर ले जा रहा है, यानी ये बल का मान माना जाएगा। बल ये, विस्थापन कितना कर रहे हो, s।
तो अब दोबारा परिस्थिति में हम जब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो हम कार्य निकालेंगे बल गुणा विस्थापन, और बल के स्थान पे आएगा mg cos थीटा, mg sin थीटा। क्या आएगा? mg sin थीटा। और विस्थापन कितना तय हो रहा है? s। अब जरा इसमें sin थीटा निकालो, इस चित्र में sin थीटा देखना जरा। अगर हम sin थीटा का मान निकालते हैं तो सूत्र क्या होता है? परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस। h अपान s हुआ कि नहीं हुआ बताओ? तो sin थीटा का मान यहां रख दो। कितना निकाला हमने? h अपान s। ये sin थीटा का मान है। एस एस कैंसिल हो गया, कार्य कितना आया? देखो रास्ता बदलने के बावजूद कार्य उतना ही हुआ गुरुत्व के अधीन। तो गुरुत्वीय बल हमारा कैसा बल हुआ बताओ? संरक्षी बल हुआ कि नहीं हुआ? एक और रास्ता ले लेते हैं, चलो सीढ़ियों से चढ़ा के इतनी ऊंचाई पे ले जाते हैं। देखो मार्ग हमने बदला है तीसरे नंबर पे। आप अलग अलग डायग्राम बनाना जरूरी नहीं, एक ही साथ तुम बना दो, तुम सोचो बाद में की जगह नहीं पूरी पड़ रही, आप अलग नया डायग्राम बना लो। ऐसे देखो ग्राउंड ये है, हम देखो छोटी छोटी सीढ़ियां बना दिए। देखो हमें ऐसी ऊंचाई तक ले जाना, जीना बना के तो ले जा सकते हो। बताओ नहीं बताओ ये बात। घर में तो हमारे पास जीना ही होता है, ऐसी ऊंचाई तक ले जाना है। हर एक सीढ़ी की ऊंचाई थोड़ी अलग होगी, उसको एच डैश मान लो। क्या मान लो? एच डैश देखो। और मान लो एन सीढ़ियां हैं। कितनी है? सीढ़ी को स्टेप कहते हैं। क्या कहते हैं? एन स्टेप चढ़ाना पड़ा मुझे। तो पहले सिंगल सीढ़ी चढ़ने में देखो कितना कार्य करना पड़ा। देखना, एक सीढ़ी के लिए कार्य भाई सीधा एकदम ऐसे उठाया ऊपर की ओर, देखो तो कार्य क्या होगा? mgh होगा सीधा सीधा कि नहीं? m द्रव्यमान है, h डैश मतलब mgh डैश एक सीढ़ी, और टोटल है कितनी सीढ़ियां? n। तो n सीढ़ी के लिए देखो, n सीढ़ियों के लिए कुल कार्य W बराबर mgh डैश गुणा n हुआ। टोटल n सीढ़ियां हैं। अब ध्यान दो, h डैश जोड़ते जाओ n बार, तो क्या बनेगा? h बनेगा कि नहीं बताओ? तो जो यहाँ पर nh डैश का मान होगा वो h के बराबर होगा। ये जो nh डैश है किसके बराबर है? h ऊंचाई के बराबर है। तो ये क्या हो गया? mgh। यानी हर परिस्थिति में कार्य उतना ही आया। तो गुरुत्वीय बल कैसा है? संरक्षी बल सिद्ध हुआ। देखो हम यहां कह सकते हैं अतः मार्ग बदलने पर भी किया गया कार्य समान है कि नहीं? समान बताओ। समान है, अर्थात गुरुत्वीय बल संरक्षी बल होगा। नोट कर लो भाई। देखिए अब हम लोग बात करते हैं असंरक्षी बल पर, यानी जो संरक्षी नहीं है, जो कंजर्वेटिव नहीं है, नॉन कंजर्वेटिव, यानी जिन पर कार्य का मान मार्ग पर भी निर्भर करे। जैसे घर्षण बल अभी बताया था मैंने, तो लिख लीजिएगा इसमें परिभाषा में, वे बल जिनके द्वारा किया गया कार्य मार्ग पर भी निर्भर करे, मार्ग पर भी निर्भर करे। असंरक्षी बल कहलाते हैं। ये बात लिख ली, उदाहरण में लिख दो। उदाहरण है इसका
घर्षण बल और एक बल और लिख लो, श्यान बल। आगे पढ़ाएंगे, आपके कोर्स में है श्यान बल, ये नोट कर लो। देखिए आप संरक्षी बल तो समझ गए, आज संरक्षी बल भी समझ गए, गुरुत्वीय बल संरक्षी बल है। अब हम एक चीज बताने वाले हैं कि अगर कोई मुक्त रूप से वस्तु डाली गई, मुक्त रूप का मतलब होता है जैसे गेंद पकड़ो और छोड़ दो तो पृथ्वी की ओर अपने आप गिर रही होगी, इसको बोलते हैं फ्रीली फॉलिंग, यानी मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु। इस पर ऊर्जा पूरे मतलब गति के दौरान संरक्षित रहती है। देखो यांत्रिक ऊर्जा दो ऊर्जाओं से बनती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा जब घटती है तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है, और जब स्थितिज ऊर्जा घटती है तो गतिज ऊर्जा बढ़ती है, लेकिन दोनों का योग हमेशा कांस्टेंट रहेगा, नियत रहेगा। यही हम यहां सिद्ध करना चाहते हैं। तो देखिए हेडिंग तो आप डाल ही लीजिए, प्रश्न के रूप में डाल लीजिए, मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु पर यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण सिद्ध कीजिए, आ जाता है ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो इसको मैं एक डायग्राम से पहले समझाता हूं। मान लीजिए कोई बॉल है, हमने इसी को मुक्त रूप से छोड़ा है ऊपर h ऊंचाई से ऐसे, तो जब प्रारंभिक स्थिति में इसका वेग कितना होगा बताओ? 0 होगा। ये मान लो बिंदु ए पर है, इस समय कहां पर है, और यहां से गिरते 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 यहां पहुंच गई, ये बिंदु क्या हो गया बी। अब वेग 0 नहीं रहेगा, कुछ बदल जाएगा, मान लो v1 हो गया, और ये ऊपर से जो ऊंचाई इसने तय की है ये मान लो स्मॉल h है, कितनी, इतना नीचे गिर चुका है। अब ये फिर यहां से और गिर रहा, हम 3 स्थान ले रहे हैं, नीचे ग्राउंड है, अंत में ग्राउंड में पहुंच गई सी बिंदु पर, तो इसका वेग बदल के v2 हो गया होगा। और ये जो टोटल ऊंचाई है ये पूरी जमीन से वहां तक की, इसको कैपिटल H मान लो, तो ये जो बचेगी कितनी बचेगी बताओ? कैपिटल H माइनस स्मॉल h बचेगी कि नहीं बताओ? हम ये सिद्ध करना चाहेंगे कि बिंदु A पर कुल ऊर्जा जितनी है उतनी ही कुल ऊर्जा B पर है और उतनी ही कुल ऊर्जा C पर है। अगर कुल ऊर्जा तीनों स्थान पर बराबर आ जाए तो हम कहेंगे ऊर्जा की हानि नहीं हुई, ना ऊर्जा का लाभ हुआ, ऊर्जा संरक्षित है। तो चलो ऊर्जा संरक्षण की बात को यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बिंदु ए पर हम बात करेंगे, किस पर बात करेंगे? हाँ, बिंदु ए पर, बिंदु ए पर देखो हमने कहा कुल ऊर्जा बनानी है तो गतिज ऊर्जा चाहिए और स्थितिज ऊर्जा चाहिए। सबसे पहले निकालते हैं गतिज ऊर्जा। क्या निकालते हैं? बिंदु ए पर गतिज ऊर्जा। ध्यान देना, गतिज ऊर्जा को हमने नाम दे दिया के, और गतिज ऊर्जा होती है क्या? हाफ mv² होती है, और ए पर वेग कितना है? 0, तो गतिज ऊर्जा कितनी हो गई? 0 हो गई। अब यही स्थितिज ऊर्जा निकाल लेते हैं हम। स्थितिज ऊर्जा, इसको U नाम दे दिया, mgh होती है, h ऊंचाई है यहां तक की कैपिटल H, m द्रव्यमान है तो mg कैपिटल H लिख सकते हो यहाँ के नहीं लिख सकते हो? अच्छा, तो कुल ऊर्जा इन दोनों का जोड़ होती है, होती कि नहीं बताओ? तो मैं अगर कहूं कुल ऊर्जा तो उसको ई से दर्शाते हैं, वो बराबर होती है गतिज ऊर्जा धन स्थितिज ऊर्जा। जोड़ो दोनों को। अच्छा देखो ई का मान कितना आ रहा है? गतिज ऊर्जा तो 0 है, स्थितिज ऊर्जा mg कैपिटल H है, तो जो कुल ऊर्जा आई बिंदु ए पर वो कितनी आई? ये बिंदु ए की ऊर्जा हमने कुल निकाल दी। यही काम हम बिंदु बी पे करना चाहते। कहां करना चाहते हैं? अब हम बिंदु बी पर कैलकुलेशन को शिफ्ट कर रहे हैं, बिंदु बी पर। अच्छा चलो बिंदु बी पे पहुंचते हैं। बिंदु बी पर वेग तो पता करो पहले कितना हुआ है। भाई देखो चली थी 0 वेग से देखो, और पहुंच गई v1 वेग तक, गुरुत्व के अधीन गिर रही कि नहीं बताओ? और इसने दूरी कितनी तय की है? स्मॉल h। तो हम लोग गति का तीसरा नियम लगा लें, v² बराबर u² प्लस 2gh होता है सूत्र की नहीं होता बताओ? v को मैंने v1 बोला है, बोला कि नहीं बोला है बिंदु बी पर, और u शुरुआत का वेग था वो 0 था, और h दूरी तय हुई है, तो v1² का मान कितना निकल के आया? 2gh निकला। अब हमें गतिज ऊर्जा निकालने में आसानी होगी। अब देखो गतिज ऊर्जा,
गतिज ऊर्जा के बराबर हाफ एम वी स्क्वायर होता है, तो हाफ एम, और बिंदु बी पर वेग को क्या माना तुमने, v1, तो हाफ एम v1 स्क्वायर, और v1 का मान क्या निकाला तुमने, अच्छा बताओ, 2gs, देखो v1 स्क्वायर क्या निकला है, 2 से 2 कट गया, mg स्मॉल एच आया, अभी ये कैपिटल एच चाहिए मुझे कुल ऊर्जा में। अब स्थितिज ऊर्जा निकालो इसी जगह पर, स्थितिज ऊर्जा u बराबर वो होती है mg, और जमीन से ऊंचाई नापी जाती है हाइट, तो ग्राउंड से बिंदु बी की ऊंचाई देखो, ग्राउंड से बी की ऊंचाई ये कितनी है, कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, ये स्थितिज ऊर्जा में इस बार ऊंचाई इस्तेमाल होगी, तो एम जी कैपिटल एच माइनस, तो कुल ऊर्जा देखो, अब कुल ऊर्जा के लिए करते क्या, इन दोनों को जोड़ते हो, गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा को, तो गतिज कितनी थी, स्मॉल एच के साथ थी mgh, स्थितिज में इस mg को अंदर गुणा कर दो, mg कैपिटल एच माइनस mg स्मॉल एच हुआ कि नहीं हुआ बताओ, तो कुल ऊर्जा कितनी निकली, mg कैपिटल एच, देखो वही निकली जो बिंदु ए पर थी कुल ऊर्जा, वही बिंदु बी पर कुल ऊर्जा, कोई हानि हुई ऊर्जा की बताओ, या कुछ लाभ हुआ नहीं, संरक्षित है। अब सी पे और फाइनल निकाल ही लेते हैं, अब बिंदु सी पर कैलकुलेशन ले जा रहे हैं, कहां ले जा रहे हैं, बिंदु सी पर। जब बिंदु सी पर कैलकुलेशन करोगे तो पहले वहां का वेग चाहिए, बिंदु सी का वेग क्या है, v2, देखो तो v2 स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2g, और कितनी ऊंचाई तय करके आ गए इस बार, कैपिटल एच ऊंचाई तय की है नीचे तक, और u कितना था हमारा 0, शुरुआती वेग क्या था, तो देखो v2 स्क्वायर क्या निकला, 2g कैपिटल h। अब हम गतिज ऊर्जा निकालेंगे सी पर, तो गतिज ऊर्जा, और गतिज ऊर्जा को कैसे दर्शाते हो, हाफ एम v2 स्क्वायर, तो हाफ एम v2 का मान क्या है, 2g कैपिटल h, 2 से 2 काट दो तो क्या निकला, ये गतिज ऊर्जा निकली। अब ग्राउंड पे आ चुके हो, ग्राउंड पर स्थितिज ऊर्जा जब निकालोगे ध्यान देना mgh होता है, और चूंकि ग्राउंड पर ही आ गए हो तो ग्राउंड से ऊंचाई कितनी है 0, तो स्थितिज ऊर्जा जमीन पे कोई चीज पड़ी हो तो उसकी कितनी है 0, तो कुल ऊर्जा देखो कितनी बनी, कुल ऊर्जा गतिज धन स्थितिज, तो गतिज है हमारी mg कैपिटल H और स्थितिज है 0, तो कुल ऊर्जा कुल मिलाकर वही निकली जो पीछे भी लगातार चल रही है, तीनों बिंदुओं पे समान ऊर्जा है। इससे हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि यदि कोई वस्तु मुक्त रूप से गिर रही है गुरुत्व के अधीन, तो उसकी गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा सदैव, मतलब पूरी टोटल ऊर्जा, कुल ऊर्जा सदैव, कुल यांत्रिक ऊर्जा सदैव नियत रहती है। तो यहाँ पर लास्ट में कमेंट में लिख दोगे, अर्थात मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की कुल यांत्रिक ऊर्जा, कुल यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है। नोट कर लो भाई जी।